नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज़ एक्सप्रेस, राज न्यूज़ अमृतवाणी की खास रिपोर्ट, जिसमें कि हम आपको नए नए मेहमानों से मिलाते हैं। पॉलिटिक्स हो या गांव से जुड़े मुद्दे हों, अनेक मुद्दों से हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं आपका हमारे चैनल पर सर स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम मौलाना साजिद रशीदी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से। सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे, चुनावी जो अभी बिल्कुल बच चुका है, पर ये कि कहीं ना कहीं सारी पार्टियां, IND गठबंधन हो या IMK हो या फिर BJP हो, सारी पार्टियां सब लग गई हैं अपने चुनावी घोषित में। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर, क्या रहेगा मेनू? देखिए, 2024 का जो इलेक्शन है, इसका सबसे पहला जो बिगुल बजाया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बजाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले अपनी चुनावी सभा करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने सभा शुरू कर दी तो दूसरी पार्टियां भी उसमें लग गई। हालांकि अब से पहले ये होता था कि देश का जो प्रधानमंत्री होता था वो कहीं चुनावी प्रचार में नहीं जाया करता था। एक आध सभा कोई लग गई उसकी तो लग जाती थी, नहीं तो ऐसा नहीं होता था। जैसे आज के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बाकायदा कैंपेनिंग करते हैं। उनकी पार्टी के लोगों के प्रोग्राम कम होते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम ज्यादा होते हैं। वो जमीनों पर उतरकर रोड शो वगैरह करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि शुरुआत तो उन्होंने की है, उनकी देखा देखी तमाम पार्टियों ने शुरू कर दी। पर देखो, कहीं ना कहीं कोई उत्सव होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो हर किसी को एक उमंग होती है मन में। तो प्रधानमंत्री जी के मन में वही उमंग है, भाई देश को हम आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। वो ना किसी धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं। भाई अगर जनधन योजना देनी है तो सबको देनी है, अगर किसी को मकान देना है तो ये नहीं देखना भाई ये कौन सी जाति का है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। तो सर, इसमें बिगुल में उनको जाने में दिक्कत क्या लगती है? देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो आदमी देश के लिए समर्पित हो जाता है। देश के लिए समर्पित होने का मतलब ये है कि आप उस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। प्रधानमंत्री पद पर होते हुए आप एक कार्यकर्ता की तरह जिस तरह से जगह जगह जाकर पदयात्राएं करते हैं, सभाएं करते हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए संवैधानिक चीजें नहीं है। ये तो आप बताना चाहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ एक खाली नारा है। आप मुझे बताइए, ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी कोई स्कीम तो ला ही नहीं सकता कि साहब ये हिंदुओं के लिए है, ये सिखों के लिए है, ये मुसलमानों के लिए। ऐसा तो ला ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो संविधान है, संवैधानिक देश है। संविधान में जो भी आप स्कीम उतारेंगे जमीन पर, वो सबके लिए बराबर होगी, क्योंकि संविधान में इक्वलिटी है, संविधान में भेदभाव नहीं है। इसीलिए जब संविधान की शपथ लेता है कोई भी प्रधानमंत्री या मंत्री, वो कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो बाकायदा हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए, बल्कि ये कहिए कि राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं, मस्जिद तोड़ने के लिए काम कैसे कह सकते हो सर सबका साथ सबका? जब कोई भी योजना आ रही है, पहले आपने खुद बोला कि वो किसी एक की जाति नहीं दे सकते, तो उसमें हिंदू कहां से आ गए सर? देखिए, राम मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं होते। जब आपने ये कह दिया मैं किसी भी धर्म के साथ निरपेक्ष रहूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा, तो आप मंदिर कैसे बना सकते हैं? जाकर आप मंदिर का शिलान्यास कैसे कर सकते हैं? आप प्राण प्रतिष्ठा में कैसे जा सकते हैं? सर, देश के प्रधानमंत्री है, फर्स्ट प्रायोरिटी है सर। कोर्ट से बना है सर, मंदिर कोर्ट से बना है। बिल्कुल, मंदिर कोर्ट से बने या किसी से बने, मंदिर बने अलग बात है। जी जी। एक भी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी से पहले आप बता दीजिए, किसी प्रधानमंत्री ने किसी मंदिर की जाके शिलान्यास रखी हो? एक भी प्रधानमंत्री पिछले 65-70 सालों में हुआ ही नहीं ऐसा। चूंकि धर्मनिरपेक्ष इसी का मतलब है कि ना उसको मस्जिद की बुनियाद रखनी है, ना उसको मंदिर की बुनियाद रखनी है। वो तो धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी धर्म और पंथ का नहीं है, वो तो देश का है। देश में हिंदू भी रहता है, देश में मुसलमान भी रहता है, देश में सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। आप अगर मंदिर की जाके बुनियाद रखोगे और कल को मस्जिद वाले कहेंगे कि साहब प्रधानमंत्री जी तशरीफ लाइए, फिर तो आपको वहां भी जाना चाहिए। अगर आप वहां नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब आप धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए क्यों नहीं जाते? मैं आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री जी को, आए मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए मेरे गांव में। नहीं आएंगे वो। उन्होंने तो इवन मुसलमानों से टोपी पहनने से इनकार कर दिया।
पहले प्रधानमंत्री जिस तरह इफ्तार पार्टीज में मुसलमानों के हाथ से दी हुई टोपी पहन लेते थे, रुमाल डाल लेते थे, इन्होंने मना कर दिया उस चीज को, इसलिए कि ये अपनी छवि हिंदुओं में दिखाना चाहते हैं कि मैं आपका प्रधानमंत्री हूं। हालांकि एक बहुत बड़ा धोखा हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। देखिए, पिछली सरकारों में आपको याद होगा कि मुसलमान वोट बैंक हुआ करता था। आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम वोट बैंक नहीं है, अब हिंदू वोट बैंक हो गया। हिंदू के वोट बैंक के लिए ये सारी जो कहानियां रची जा रही हैं मंदिर की और 370 की और ट्रिपल तलाक की, ये सारी कहानियां हिंदुओं के तुष्टीकरण के लिए हो रही हैं। सर कहीं ना कहीं यही तो है जब मोदी जी बोलते हैं कि देश बदल रहा है। जो लोगों ने पहले 70 साल में नहीं किया वो हम 10 साल में करके दिखा रहे हैं। चाहे धारा 370 से रही हो या मंदिर रहे हो या टोपी वाली बात रही हो कि बोले हम किसी को टोपी नहीं पहनाते, हम काम करते सीधा काम करते हैं। पहले लोगों ने टोपी पहनाई है और वोट बैंक के टोपी पहना पहना के देश को कहीं ना कहीं धर्म जात में बांट दिया पूरा। वही उनका कहना ये रहता है, हमारा नहीं, उनके बोल हैं सर। ये आप क्या कहोगे? आप मुझे बताइए, जितनी भी सरकारें पहले रही हैं, ये देश जब आजाद हुआ एक सुई बनाना नहीं जानता था। आज ये देश हवाई जहाज बना रहा है, रेल बना रहा है, IIT बना रहा है, एम्स बना रहा है। ये किसने? प्रधानमंत्री जी ने दिया। आप मुझे बताइए, आप उनकी उपलब्धियां गिनवाइए मुझे। 2014 के बाद में कितनी IIT बना दी उन्होंने, कितने एम्स बना दिए उन्होंने, कितने जो है मेडिकल कॉलेजेस बना दिए उन्होंने, मुझे बताइए। आप देखिए देश की GDP का क्या हाल है। हमारी जो GDP है वो बांग्लादेश से भी कम हो गई जी, बांग्लादेश से भी कम है, और हम इस स्थिति में पहुंचने वाले हैं जो नेपाल की स्थिति है। तो ये सब उन्हीं की तो देन है। हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक का सरप्लस हुआ करता था, आज वो सरप्लस नहीं है, सरकार खा गई। आप मुझे बताइए, 65 सालों में 2014 से पहले ये देश सिर्फ 50-55 हजार करोड़ के कर्जे का था। 50-55 हजार करोड़ कर्जा था। आज 1,73,000 करोड़ कर्जा है देश के ऊपर। यानी देश की जो 80% आय है, 80% जो देश की आय है, पूरे देश की जो आय है 80%, 100%, उसका 80% कर्जा है। यानी हम कमा रहे हैं 100 रुपए और 80 रुपए हमारे ऊपर कर्जा है, 20 रुपए हमें बच रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2024 में आ गए तो ये जो 20% का गैप है जो हमारी जेब में आ रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी हम फिर घाटे ही घाटे में जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश में डेवलप हो रहा है सर। डेवलप होता तो सर पैसे भी थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं सब। आप आप भी घर में काम करते कोई ना कहीं, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे उनसे कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बनाता हूँ ना, पर उसका कहीं ना कहीं देश में डेवलप है, सब चीज काम चल रहा है सर। रोड से लेके हवाई अड्डे से लेके राफेल से लेके सारी चीजें हमारे देश में बन रही हैं। पहले नहीं बनती, पहले देश में प्रधानमंत्री भी 1-2 देश भी ट्रिप पे गया। अब देखो हर जगह डंगा बाज रहा है बाहर में, चाहे दीप हो, चाहे वो अभी मोदी जी प्रधानमंत्री जी द्वारका गए थे, वहां भी जल में नीचे पूरा सब कुछ दिखाया। जहां जाते हैं वो डंका बजा देते हैं अपना, कहीं ना कहीं हो जाता है। तो सर आखिर क्यों ऐसा? तो है ना, कुछ ना कुछ तो बनते है ना। बिल्कुल डंका बजता है, इसलिए बनता है प्रधानमंत्री जी का डंका, क्योंकि उनके साथ मीडिया की टोली, जो चापलूस टोली है मीडिया की, वो जाती है साथ में, डंका बजाती है। विकास हो रहा है जी, विकास हो रहा है जी। लेकिन विकास हो रहा है उस चीज का कि प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, दोबारा पहनने का नंबर नहीं आता। 10,000 करोड़ का आपने हवाई जहाज बनवा लिया अपने लिए, विकास तो हो रहा है। आपने 10,000 करोड़ का अपना बीजेपी का ऑफिस बना लिया, आपने कई हजार करोड़ के और 2-3 ऑफिस बना लिए अपने, विकास तो हो रहा है। कौन कह रहा है विकास नहीं हो रहा है? लेकिन विकास सिर्फ बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का हो रहा है। देश का विकास देखिए, बड़े लोग ये कहते हैं, बड़े लोगों का मानना ये है कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो कर्जा लेकर कभी घर मत बनाओ, क्योंकि घर से कोई आमदनी नहीं होती। घर में तो जो पैसा लग गया वो ऐसा है जैसे कूड़े पे डाल दिया आपने। तो अगर आप देश में डेवलप कर रहे हैं और कर्जा लेके डेवलप कर रहे हैं, आपकी आय भी तो उतनी होनी चाहिए ना। अगर मैं किसी से 100 रुपए कर्जा लूंगा और मेरी आमदनी है 50 रुपए, तो वो मुझसे पूछेगा ना, भाई ये पैसा जब वापस करोगे आप तो आपकी आय कितनी है। बैंक हमें कर्जा देता है तो सबसे पहले वो हमें सोर्स पूछता है हमसे, आपके सोर्स क्या है, आप ये पैसा लौटाओगे कैसे। जब हमारे पास देश की आय से 80% कर्जा हो गया, 80% कर्जा हो गया, तो हम ये बताइए ये 1,73,000 करोड़ रुपया वापस कैसे करेंगे? इसका सोर्स बताएं प्रधानमंत्री देश को। सर सोर्स नई नई चीज बन रही है बाहर, अभी एक्सपोर्ट भी होंगी। इंपोर्ट करते थे हम, एक्सपोर्ट की कगार स्थिति में है हम अभी। कुछ भी नहीं, देश में ऐसी कोई चीज नहीं बन रही है सिवाय गाय के गोश्त के, यहाँ से सप्लाई। और वो जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो सब पंडितों की हैं, बीजेपी के लोगों की हैं।
वो काम सबसे हिंदुस्तान बढ़ में के गाय माता है सर, बहन है पूरा सर, कैसे आप बात करते हो सर? यही तो गाय दिक्कत माता है सर, गाय बहन है पूरा सर। मेरे मैं इस भाई, टॉपिक पे आपसे मैं सुनिए। चाहूंगा। जी 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 सुनिए, जी अगर गाय बहन है हम्म। तो सरकार या प्रधानमंत्री जी जी सामने आके स्पष्टीकरण करें। जी जो बीफ कंपनीज हैं, जी जी जो बीफ कंपनीज हैं जी वो गाय का एक्सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, स्पष्टीकरण करें प्रधानमंत्री जी। जी अगर माता है, हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में, बंगाल में, यहाँ तो माता है। और गोवा में जाइए आप, सरकार कहती है हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे, वहां माता नहीं है आपके, माता तो वहां भी है। फिर वहां क्यों खाते हैं आप? गोवा में तो जी, जी। गोवा में तो आपको याद होगा जब सीएम बने थे वो, जिनका इंतकाल हो गया सीएम का, जी जी उन्होंने बाकायदा कहा था मैं बीफ की कमी नहीं होने दूंगा। तो जब माता है तो गोवा में क्यों काट रहे हैं माता को भाई? जब माता है तो हरियाणा में जितनी भी गौशालाएं जी। हैं वहां से 2-2 हजार में ट्रक क्यों लोड कर दिए जाते हैं? सर अब तो गौशाला बना रखी है सर, इतना अच्छा उपचार कर रहे हैं, सब चीज का मिल रहा है। गौशाला बनी है, जी, जी। लेकिन उनको गायों को चारा नहीं मिल रहा है। चारा आप देखिए कितनी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी, उन गायों को चारा नहीं मिल रहा। वो गाय चारा बन रही है इन लोगों के लिए। ट्रक लगाते हैं गौशाला के बाहर और 5,000 रुपए में पूरी गाड़ी लोड कर देते हैं, और जो चारा आता है उनका उसको खा जाते हैं। तो ये चारा बन रही है इन लोगों चारा के लिए। घोटाला हमने पहले सुना है, जो लालू जी के जमाने में वो था। अब तो चारा घोटाला की बात आती सुना नहीं है। है, सुना नहीं, वो सुनाया गया है। सुनाया गया, वो था नहीं। असल घोटाला अब हो रहा है। असल अब हो रहा है। गौशाला के नाम पर जो घोटाला हो रहा है मेरे भाई, जी, जी, जी। गौ माता के नाम पर जो घोटाला हो रहा है, उसको जमीनी हकीकत पर जाकर देखिए। रोते हैं लोग, उनको उनके कहीं ना हाल किसान तो परेशान है, जो खेत उजड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उससे तो परेशान है। पर कहीं ना कहीं गौ को एक मन, देखिए सुबह घर में रोटी होती है हिंदू के घर में, तो सबसे पहले गाय की रोटी होती है, पूज्य माना जाता है। अब किसके दिल में क्या असर है तो सरकार को देखना होगा। प्रकृति के नियम को जब आप बदलने की कोशिश करेंगे ना, जी जी तो यही हाल होगा देश का। जो है, एक जानवर को आप माता बना रहे हैं, और जो आपकी माता है उनको जो है छोड़ के आ रहे हैं आप ओल्ड एज होम में, और गाय को माता मान रहे हैं। सर कुछ एक रोटी सुबह गाय को तो देते हैं, जी, जी, लेकिन एक रोटी अपनी सगी माँ को नहीं दे सकते जिसने पेट में 9 महीने रखा है। जितने भी ओल्ड एज होम में जाइए, 99% हिंदू औरतें मिलेंगी वहाँ, हिंदू औरतें और मर्द। सरकार बात कर रही है कि ओल्ड एज होम की, हम कुछ नहीं, आप मुझे बताइए, आप जाके सर्वे कीजिए। जी जी जब आप गाय को माता मानते हैं, जिस माता ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, उस माता को ओल्ड एज होम में क्यों भेजते हैं आप? उसने तो 9 महीने पेट में रखा है। गाय तो सिर्फ दूध देने के लिए है, गाय के पेट से थोड़े पैदा हुए हैं। माता वो कहलाती है जिसके पेट से पैदा होता है आदमी। गाय को कैसे? तो फिर सांड क्या हुआ आपका? वो हमारे नंदी है। नहीं, नंदी कहाँ हुए? बाप हुए ना, उनको बाप क्यों नहीं कहते? नहीं, नंदी में नहीं, बाप कहिए ना उनको। जिस सांड के नुतफे से गाय बच्चा देती है और फिर उसके थनों में दूध आता है, उस दूध को आप पीते हैं, तो उसको तो बाप कहिए ना। जब हमारी माँ के साथ जो हमारे फादर हैं, जब वो संभोग करते हैं तो हम पेट में आते हैं, 9 महीने पालते हैं पेट में, फिर वो हमें पैदा करती है, तो वो हमारी माता होती है, और जो संभोग करता है वो पिता होता है। होता कि नहीं होता है? ये जननी प्रकृति का नियम है। तो सांड को पिता कहिए ना। सांड को पिता कहने में क्यों शर्म आ रही है आपको? उसको नंदी क्यों कह रहे हैं आप? नंदी तो पिता कहिए ना। गाय भी नहीं, गलत बिल्कुल। ये बात ही गलत है। आप सांड को कहिए कि हमारे बाप हैं, तो मानता हूं कि हाँ जी, गाय को माता मान रहे हैं आप। वो तो सब यही चीज तो देखिए धर्म के नाम पर आपके धर्माचार्यों ने जो पाखंड फैला रखा है ना, वो पाखंड, उस पाखंड की पकड़ में आ गए आप, उसकी चपेट में आ गए आप। आपने समझा ही नहीं धर्म को। हमारे यहाँ मजाले को किसी को इस तरह की बात कहते कि साहब ये आपकी माता होगी, ये आपकी फला होगी। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हम एक खुदा के अलावा किसी को नहीं मानते। आपके यहाँ 33,000 देवी देवता हैं। कोई कहता है मैं राम को पूजूंगा, कोई कहता है मैं रावण को पूजूंगा। होता कि नहीं होता? इसी देश में रावण भी पूजा जाता है, इसी देश में रावण के भी मंदिर है, इसी देश में गांधी को मानने वाले भी हैं, और इसी देश में गोडसे का मंदिर भी बना रहे हैं लोग। क्या धर्म है? सर विचारधारा, विचारधारा नहीं है, धर्म है ये। रावण की जो पूजा कर रहा है वो धर्म से तो कर रहा है, धर्म से कर रहा है, तो विचारधारा कहाँ हुई? सर हम आगे बढ़ेंगे। अभी 2024 का इलेक्शन का बिल्कुल तो पूरा बज ही चुका है, IND गठबंधन है, सब लोग टूट के बीजेपी जा रहे हैं। ऐसा क्यों? बीजेपी में ऐसी कितनी बड़ी वैकेंसी है जो लोग कहते हैं कि भाई बाहर नौकरी नहीं मिल रही है, बीजेपी में ऐसा एक चटकुला भी चल रहा है कि नौकरी नहीं है तो बीजेपी जाइए। तो बीजेपी ऐसे क्यों जा रहे हैं सर? थोड़ा सा क्या है सर? बीजेपी में करप्ट लोग जा रहे हैं।
वो लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, अच्छा। जिनको जेल जाने का डर है, वो बीजेपी जाते गंगा नहा जाते हैं। कि वहाँ इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन है क्या? ऐसे को वॉशिंग मशीन नहीं, वहां तो इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है कि जो एक बार निकल जाए दूध का दूल्हा है। अच्छा। अब देखो कितने नाम गिनवाऊं मैं आपको। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक बन गए लोग महाराष्ट्र में चले गए जब सब। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मुख्यमंत्री तक बन गए। आसाम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। जब वो कांग्रेस में था तो करप्ट आदमी था कि नहीं था बीजेपी की नजर में? जी जी। आज वो वॉशिंग मशीन में धुल के मुख्यमंत्री बन गया और सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री है, उनका बेटा शरद पवार जी का भतीजा, वो करप्ट था, बीजेपी में आ गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, उप मुख्यमंत्री बन गया। छगन भुजबल क्या थे? कितने नाम गिनवाऊं आपको? सैकड़ों नाम आपको मिलेंगे ऐसे जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आते ही बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। खुद सीएम योगी के ऊपर 16 केस थे, एक भी केस नहीं है, खत्म कर लिया उन्होंने। अच्छा। जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, 15 केस थे उनके ऊपर, खत्म कर लिए। अब बताइए मुझे, कोर्ट ने खत्म किए अपने आप से? खत्म। अमित शाह जी तड़ीपार थे कि नहीं थे? आज देखो कहाँ है देश का गृह, ऐसे कुछ नहीं था, देश का गृह मंत्री बना बैठा है। सर ऐसे तो नहीं, राजनीति में कहीं ना कहीं देखो भाई तो लोगों के साथ जाना होता है। नहीं, ये तो फैक्ट है कि अमित शाह को तड़ीपार कर दिया गया था, भले ही वो कांग्रेस के वक्त में रहा हो, लेकिन हुआ था कि नहीं हुआ था? क्योंकि उनके ऊपर केसेस थे। आज वही आदमी देश का गृह मंत्री है। तो बीजेपी तो एक इतना बड़ा प्लांट है, थर्मल प्लांट, इतना बड़ा प्लांट है कि जो उसको छू भी ले निकलना तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी की बात करें, आपके आईएम के जो चीफ हैं, तो वो उनके लिए कांग्रेस खुद कहती थी कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है, जहां लड़ते हैं वहीं बीजेपी जीतती है। ऐसे क्यों? आज भी है। वो तो नहीं, उनको तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब ये तो हमारा एटीएम है। बीजेपी के प्रवक्ता खुद कहते हैं हमसे कि हमारा एटीएम, कि जितना पैसे डालें इतनी बातें करता है। वो तो एटीएम बताते हैं अपना, बीजेपी के लोग बताते हैं उसको, तो कांग्रेस क्या कर रही है ये तो सबको पता है। अच्छा। जब असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद में सारी सीटें नहीं जीत पा रहे हैं और यूपी में जाते हैं चुनाव लड़ने, तो कहीं नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली को जीता, उसके बाद में दूसरी जगह पहुंचे। समझ में आता है कि आपने दिल्ली जीत ली, पेट बनाया, दिल्ली जीत ली, दिल्ली के सीएम बन गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई और आपने पंजाब में चुनाव लड़ लिया, अच्छी बात है। चुनाव पंजाब में जीत गए, अब दूसरी जगह लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, समझ में आता है। हैदराबाद में आप सीएम बन नहीं पा रहे हैं, हैदराबाद में आप उप मुख्यमंत्री तक नहीं बन पा रहे हैं, गृह मंत्री तक नहीं बन पा रहे हैं, और आप चुनाव लड़ते हैं बिहार में जाके, आप चुनाव लड़ते हैं यूपी में जाके। तो इससे तो साफ समझ में आता है कि आप वही कैंडिडेट खड़ा करते हैं जहां मुस्लिम वोट हैं, और वही कैंडिडेट खड़ा करती है अखिलेश यादव की पार्टी, वही कैंडिडेट खड़ा करती है कांग्रेस पार्टी, और वो भी मुसलमान खड़ा करती है, ये भी मुसलमान खड़ा करते हैं। तो हिंदू मुसलमान का वोट तो 3 जगह बढ़ जाता है और हिंदू का वोट 1 जगह आ जाता है। तो हराने के लिए खड़े होते हैं, किस लिए होते हैं? ये तो फैक्ट है, सबको पता है। तो ये चीजें देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें केजी का बच्चा भी जानता है इनको, ये सब हो क्या रहा है। अब आदमी कोई भी हो, वोटर इतना बेवकूफ नहीं है जिसको ये सारी चीजें न समझ। पहले एक वक्त था 50 साल पहले कि आदमी कहता रहे हमें क्या लेना देना, भाई कुछ भी होता रहे। अब बच्चा भी जानता है कि सियासत क्या है और सियासी लोग क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए इस वॉशिंग मशीन से पत्रकारों को भी निकलना चाहिए, अलग होना चाहिए। लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं सब। नहीं, पत्रकार कर्तव्य नहीं निभा रहे। अगर पत्रकार लोग अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दें तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतती। ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं काम कर रही है तो जीत रही है सर। कोई भी स्टेट देख लीजिए, अब 2014 के बाद तब 30 टर्म आ गया है, 400 पार की बात बीजेपी कर रही है पूरा, तो कहीं ना कहीं विश्वास है ना उनका, हम लोग काम किए हैं। ऐसे क्यों? देखिए दिक्कत तो यही है कि अगर बीजेपी काम करे तो हम भी वोट दें खुलकर उसको, हम भी वोट दें, हम भी दे देंगे वोट। नहीं तो आप क्या चाहते हो, क्या काम करना चाहिए उनको? क्या काम? लाल किला उन्होंने सिर्फ 20 करोड़ में दे दिया, दे दिया ना, 5 साल के लिए गिरवी रख दिया। क्या सरकार के पास 20 करोड़ रहे हैं उसके लिए, रख रखाव के लिए? 20 करोड़ तो बहुत बड़ी बात नहीं। और वो लाल किला जिसमें हर साल प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं और गर्व समझते हैं, वहां से बात की कि मतलब लाल किले की प्राचीन से बोलना हर प्रधानमंत्री का सपना होता है। उस लाल किले को आपने 20 करोड़ में गिरवी रख दिया,
तो आपके पास 20 करोड़ भी नहीं है। 10,000 करोड़ का आप प्लान बना लेंगे अपने लिए, लेकिन 20 करोड़ लाल किला का रखरखाव के लिए नहीं है आपके पास। आपने सारी कंपनियों को निजी हाथों में दे दिया। जो एम्प्लॉय थे आपके वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर अपनी सभा में ये कहा कि हम अगले 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को फिर अनाज देंगे। आप तो देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। सर कहीं ना कहीं अच्छा तो हो रहा है ना, अनाज मिल रहा है लोगों को, क्या है अच्छा कहाँ हो रहा है? ना उसमें कोई जात देखी जा रही, ना कोई देखा जा रहा है, सबको मिल रहा है सर। बात जात देखने की नहीं, बात जात देखने की नहीं, बात ये है कि 5 किलो अनाज लेके वो आदमी कामचोर हो रहा है। वो आदमी काम नहीं कर रहा है। जब उसको फ्री की 2 वक्त की रोटी मिल रही है क्यों कमाएगा भाई वो? आप ये चाहते हैं हिटलर की तरह कि हर आदमी फकीर हो जाए, हाथ में कटोरा आ जाए, और जिस तरह हिटलर कहता था कि अपनी जनता को इतना फकीर बना दो कि वो एक वक्त की रोटी को ही विकास समझे। आप तो उस नीति पर चल रहे हैं। सर कोरोना में कहीं ना कहीं सबकी कमर टूट गई सर। कोरोना से निकल गए लोग, अब सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। 80 करोड़ जितना देते थे आप कोरोना में, आपने मदद की, अच्छा किया, करना चाहिए था, लेकिन वो 80 करोड़ का आंकड़ा 40 करोड़ पे आ जाना चाहिए था पिछले 3-4 सालों में। आप लोगों को इतना रोजगार देते, इतना रोजगार देते कि लोग 80 करोड़, जैसे आपने गैस के लिए एक स्कीम निकाली थी और कहा था कि जो लोग सक्षम हैं वो गैस की सब्सिडी छोड़ दें, लोगों ने छोड़ा, करोड़ों लोगों ने छोड़ा। तो आपको ये आह्वान करना चाहिए था कि भाई हमने कोरोना में दिया है, लेकिन उन 80 करोड़ लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अनाज लेना छोड़ेंगे? छुड़वाना चाहिए था आपको, ताकि बेरोजगारी कम होती, भुखमरी कम होती। आप तो लोगों को ये 5 किलो अनाज देकर बेरोजगार बनाना चाहते हैं। तो ये विकास कहाँ है? ये तो देश का विनाश है। जब सारे लोग भिखमंगे हो जाएंगे, सारे लोग तुम्हारी रोजी रोटी पर पलेंगे, तो फिर विकास कहाँ होगा देश का? विकास कहने का लुप्त होता जा रहा है ना सर। अब बीजेपी के लिए तो बोले कि भाई जो अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ को, उधर ही आ जाते हैं हम आम आदमी पार्टी वाले। तो वो भी तो देती है, दिल्ली में दे रही है भाई, शिक्षा फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है, जो ट्रेवल्स है। अभी बोले कि 1000 जो युवा हैं, जो महिला हैं, जो 18 साल से ऊपर, उनको हम 1000 रुपये देंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव के लिए हर कोई चुनावी घोषणा करता है ना। और फिर भी एक और सबसे बड़ी बात, दिल्ली सरकार हमेशा फायदे का सौदा दिखाती है, ऐसे क्यों? दिल्ली की आबादी कितनी है? 3 करोड़। देश की आबादी कितनी है? 135-40 करोड़। आप दिल्ली की आबादी में से अगर, चलिए मान लिया हमने 50% लोग फायदा उठा रहे हैं, तो कितना 1.5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ ना? 1.5 करोड़ को। जब आप 80% कहते हैं, 80 करोड़ लोग कहते हैं 140 में से, तो देश का तो बंटाधार हो गया ना। सही बात है, तिहाई तो चला गया। देश का तो बंटाधार हो गया ना। यानी 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को आपने भिखमंगा बना दिया, उनके हाथ में कटोरा दे दिया कि आप महीने में 2 बार जो है राशन की लाइन में लगो, फ्री के राशन की, और राशन लेके आओ और मुफ्त की रोटी खाओ। हरामखोर बनो, हलालखोर ना बनो, हरामखोर बनो। सर एक और राशन मिल रहा है, अच्छी बात है, राशन मिल रहा है। राशन के साथ जो राशन गली में बेच रहा है, आपने भी सुना होगा कि चावल वहां से आता है और गली में आके आते हैं भाई चावल बेचो, चावल बेचो। आपने कभी देखा है? अब ये हो रहा है, तो ये क्यों? कहीं ना कहीं दिक्कत है ना, इस पे भी सरकार कुछ करना चाहिए। अगर फ्री दे रही है तो ये इसलिए हो रहा है, टैक्स का पैसा ऐसे बर्बाद हो रहा है कि राशन जो है उन 80% में से 90% लोगों को ऐसों को राशन मिल रहा है जिनके घर में अनाज है, जिनको जरूरत ही नहीं है। तो सरकार को अब वो राशन का चावल लेते हैं, उसे तो बेचते हैं और अपना अच्छा चावल खाते हैं उसे बेच के। मतलब कहना जहीं कहना जो राशन मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर, सही लोगों को ज्यादा मिल रहा है। सर कहने का राशन की बात है, राशन कहाँ से आता है? किसान उगाता है, और किसान ही बॉर्डर पे बैठा है जो परेशान है। और कहने के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने PM नहीं थे, सॉरी, जब उन्होंने बोला था कि हमारे हो गए तो हम सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, तो इस पे सर क्या होगा? आप सर आप ही तो कह रहे हैं विकास, यही तो विकास है कि के साथ क्यों हो रहा है? अन्नदाता तो बैठा हुआ है बॉर्डर पे और आप राशन बांट रहे हैं, इसी का नाम तो विकास है। किसान बेचारा अपनी फसल नहीं देख पा रहा है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसकी बातें नहीं मान रहे हो। और जो आदमी कारोबार करना चाहता है उसको तुम 5 किलो राशन दे रहे हो, तो अन्नदाता भी भूखा मरेगा और जो घर में बैठा वो भी भूखा मरेगा। यही तो विकास है आपके कहने के मुताबिक। अगर आप इसको विकास मानते हो तो ये विकास आपको मुबारक, और सारे पत्रकारों को मुबारक। हमें तो ऐसा विकास नहीं चाहिए भाई। सर कहने के हमारा तो दावत बनता है कि खबर
बोलना चाहिए आप प्रतिनिधि। लेकिन सच बोलो। हम्म। पत्रकारिता का मतलब ये है, हम चौथा स्तंभ हैं। जी 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 जी। पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है जी, जी। देश की अर्थव्यवस्था का। अगर हम भी बेईमान हो जाएंगे, अगर हम भी एक पार्टी के साथ चलकर बात करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हमें भी उस देश के लुटने में हम भी भागीदार हैं, हमें भी कहीं ना कहीं आगे चलकर इतिहास में कोसा जाएगा। कहीं ना कहीं देश के चौथे स्तंभ को भी कहीं ना सतर्क होना चाहिए। सर से हमने बात किया, सभी सवालों को जवाब दिया। उन्होंने का कहना है कि भाई देश का पत्रकार जो चौथा स्तंभ है उसको भी कहीं ना कहीं देश हित में जो जायज है वो बताना चाहिए और पब्लिक को सुनाना चाहिए। ऐसी ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें। और ये सर के जो विचार हैं इस पे आपको कोई कमेंट है, कोई भी आपकी प्रतिक्रिया है तो कमेंट में जरूर लिखें। सही खबर देखने के लिए सदा हमसे जुड़े रहें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।